Welcome to Romeo Study Zone. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो बेसिकली हम आज प्रोसीड कर रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जहां पर हम केमिकल काइनेटिक्स में डील कर चुके थे अपने 4 लेक्चर के अंदर। 4 लेक्चर के अंदर लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेस पर जो भी मैं 3 टर्म आपको पढ़ाए थे, पहला था आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉस, सेकंड था आपका हाफ लाइफ एंड फुल लाइफ, और एक उसके बेस पर मैंने आपके लिए एज ए होमवर्क क्या दिया था, एक क्वेश्चन दिया था। तो आई थिंक आपने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं करा है तो और बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद आपको याद होगा। क्वेश्चन था कुछ आपका इस टाइप से, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। क्या थी आपके पास? ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी आपके पास। जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी आपके पास। ए गोज टू बी, ठीक है। ए गोज टू बी आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द टाइम, आफ्टर द स्टार्ट एंड ऑफ एन ओवर 75%, रुको कहीं करेक्शन है, 75% ऑफ ए इज रिएक्ट, ऑफ ए इज रिएक्ट, मतलब ए का 75% रिएक्ट कर जाता है। यू हैव टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 1.2 ओवर, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट भी है। आई थिंक अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी ठीक है किसी भी टॉपिक के बियॉन्ड, तो मैं बार बार आपको यही बोलता हूं, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ठीक है किसी भी टॉपिक के बियॉन्ड, तो आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। आपके पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गोज टू बी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास ए गोज टू बी एक क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या एज्यूम करूँ मैं, किसी टाइम जीरो पर यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए रही होगी, बिल्कुल रही होगी ना। जब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट कितना बना होगा? जीरो। किसी टाइम टी पर यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या बनी होगी? ए में से कुछ आपका कॉन्सेंट्रेशन एक्स चला गया होगा, तो यहाँ पर ए माइनस के एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम? एटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटी बोलते हैं। बताओ यहाँ पर कितना चला गया होगा? एक्स चला गया होगा। बताओ रिएक्शन की शक्ल देखे मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 मोल ए से 2 मोल बी बनते हैं। बताओ 1 माइनस एक्स से कितना बन रहा है? एक्स बन रहा है, तो 2 से कितना बनेगा? 2x। कितना बनेगा? 2x बनेगा। ये आपको वैसे ही ध्यान रखना है, इसका कोई लॉजिकल नहीं है वैसे तो, लेकिन आपको रिएक्शन की शक्ल देख के ये पता होना चाहिए कि मोल से कितना मोल कितना बनेगा और किससे कितना बनेगा। ये सिंपल चीज़ें हैं। सेकेंड चीज़, अब हम पॉइंट पे आते हैं। देखो हमारे पास ए गोज टू बी है। क्या है भाई? ए गोज टू बी है हमारे पास। अगर हमारे पास ए गोज टू बी है, तो यहाँ पर हमारे पास किसी टाइम टी पर, टाइम जब तुम्हारा जीरो था, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी वो ए नॉट रही होगी। ए नॉट का मतलब क्या है? यहाँ पर जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 0 सेकेंड, ओके, 0, जब तुम्हारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। सेकेंडली, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर में क्या रहा होगा? इसने बोला 1 आवर में 75% ए रिएक्ट कर जाता है। मतलब रिएक्ट करने का मतलब वो प्रोडक्ट बन चुका है, मतलब 75% ए नोट चला गया है। 75% ए नोट चला गया। 75% ए नोट का मतलब क्या होता है? 3/4 ए नोट, यही होता है ना। 3/4 ए नोट होता है, तो 3/4 ए नोट अगर चला गया तो बताओ यहाँ पर बचा कितना होगा? यहाँ पर बचा होगा ए नोट बाई 4, बचा होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये क्या आ गया आपका 80 आ गया, क्या आ गया 80, और वो टाइम कितना है यहाँ पर 1 घंटा,
कितना है, 1 घंटा यहाँ पर टाइम है। अब मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि जब तुम्हारा टाइम 1.2 ओवर्स हो तब आपका यहाँ पर कितना बी बना होगा, ये इसने यहाँ पर पूछा है। देखो थोड़ा सा आगे और ज़्यादा प्रोसीड होते हैं। हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो क्या होता है जीरो डायरेक्शन के लिए, ए टी इज इक्वल टू माइनस के के इंटू टी प्लस के ए नोट, यही होता है ना। ए टी कितना है यहाँ पर, ए टी देखो यहाँ पर टाइम जब तुम्हारा 1 घंटा था, ए टी कितना हो गया 1/4 हो गया। कितना हो गया भाई, ए टी ए नोट बाई 4 हो गया। माइनस के मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। टाइम की बात करूँ मैं, टाइम कितना है 1 घंटा, प्लस के ए नोट कितना रहा है, ए नोट कितना आ गया यहाँ पर बताओ, वो तो ए नोट ही रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा ना। यहाँ से मैं यहाँ पर माइनस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नोट बाई 4 माइनस के ए नोट, तो यहाँ पर वो कितना आएगा माइनस के 3 ए नोट बाई 4 इज इक्वल टू माइनस के। कैसे जी, माइनस से माइनस खत्म, तो फाइनली यहाँ पर के रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो कितना आया 3 ए नोट बाई 4। यहाँ पर मेरे लिए क्या आ चुका है, यहाँ पर ये आ चुका है। दोबारा से मैं यहाँ पे के की वैल्यू मेरे को मिल गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए, इसी इंटीग्रेटेड रेट लो को फॉलो करते हुए यहाँ पर ए टी निकाल सकता हूँ। ए टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी और प्लस के क्या होगा, ए नोट रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर ए टी कितना है, ए टी की बात कर रहे हैं हम। ए टी हमारे पास यहाँ पर कितना बना होगा, वो टाइम क्या है आपका 1.2 ओवर, कितना है 1.2 ओवर। बताओ यहाँ पर माइनस के की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर के की वैल्यू आई यहाँ पर माइनस के 3 ए नोट बाई 4, कितना आया माइनस के 3 ए नोट बाई 4 इंटू के यहाँ पर टाइम कितना है 1.2 ओवर्स, और यहाँ पर क्या है प्लस के ए नोट, यही है ना बिल्कुल। 4 से ये कितना जाएगा बताओ, 0.3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0.3 बार जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए टी कितना आएगा, ए टी हमारे पास आएगा यहाँ पर, एक बार ए टी को कैलकुलेट करते हैं, 3 3 जा 9, तो 0.9 ए नोट आएगा। कितना आएगा 0.9 ए नोट आएगा यहाँ पे, ठीक है 0.9 ए नोट आया ये वाला, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक करते हैं, ए नोट इतना ही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है, या ए नोट 0.1 ए नोट, 0.1 ए नोट कहाँ आ रहा है 0.1 ए नोट, हाँ सॉरी देखो यहाँ पे थोड़ी सी 0.1 ए नोट ही आएगा। वो कैसे आएगा देखो बड़े ध्यान से, कैलकुलेटिव पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना चाहिए वैसे भी, तो उसके लिए सॉरी। तो देखो ए टी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए टी यहाँ पर आ जाएगा, बताओ यहाँ पर ये कितना बना, माइनस का साइन आगे लगा हुआ है, तो माइनस के 3 3 या 9, वो भी कितना 0.9 ए नोट आ गया, और प्लस के क्या है यहाँ पर ए नोट, तो ए नोट में से माइनस के 0.9 ए नोट चले गए तो कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा आपका 0.1 ए नोट बचा होगा। मतलब आपका जब टाइम 1.2 ओवर्स रहा होगा, ये किसके लिए है, जब आपका टाइम कितना था 1.2 ओवर्स, उस टाइम आपका कितना एटी बना होगा, एटी बचा होगा 1 घंटा और 20 मिनट बाद आपका जो यहाँ पर एटी बचा होगा वो कितना बचा होगा बताओ, 0.1 ए नोट। बताओ चला कितना गया होगा, चला कितना गया होगा बताओ, चला कितना गया होगा, चला गया होगा आपका 0.9 ए नोट। ये बन चुका होगा भाई, बन चुका होगा। क्यों बन चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर ए नोट इनिशियल अमाउंट था, अगर यहाँ पर इतना बचा है तो चला कितना गया, वो बी कितना बन गया होगा, इतना बन गया होगा। कितना बन गया होगा, इतना बन गया होगा। कब, जब तुम्हारा टाइम इतना रहा होगा। बिल्कुल समझ में आ रही चीज़, ठीक है। लेकिन 1 मोल से 2 मोल बनते हैं, बताओ यहाँ पर 1 मोल से 2 मोल बनेंगे तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.8 ए नोट। मतलब इतना ए नोट यहाँ पर बना होगा, किसका, किसका, बी का। 1.2 ओवर्स बाद
1.8 A0 यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मतलब अपना प्रोडक्ट बन चुका, कन्वर्ट हो चुका होगा बी के अंदर, किसका, ए का। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, वैसे इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, बट थोड़ा सा आपको लॉजिक के साथ आगे प्रोसीड होना चाहिए था, और आई थिंक आप पूरी तरीके से प्रोसीड भी हुए होंगे। तो इसको कॉपी कीजिए। फिर हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टुवर्ड्स, दैट इज़ एक छोटा सा पॉइंट और रह गया हमारा। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्या है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वो किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप जानते हैं मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू के, और ये कॉन्सेंट्रेशन की पावर बताओ कितनी होती है भैया, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रेट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके ऊपर हमारा रेट डिपेंड नहीं करता, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो कैसा बनेगा, ऊपर की साइड हमारे पास रेट है और नीचे की साइड हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है। बताओ जैसे जैसे मैं रिएक्टेंट की यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूँगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ प्लॉट होगा वो किस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से। मतलब आप कितना भी यहाँ पर क्या कर लो, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दो इधर की साइड, आपकी रेट कांस्टेंट रहेगी, मतलब वो इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, सिंपल। तो मैंने क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ रेट यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करती है, केवल और केवल के ऊपर, रेट कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है। सेकंड चीज जो आपकी हाफ लाइफ है, क्या है, आपकी हाफ लाइफ है। अब हाफ लाइफ के लिए भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। पहला ग्राफ तो ये हो गया, दूसरा ग्राफ हाफ लाइफ के लिए कैसा है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसा होगा, बताओ। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ हमारे लिए क्या होता है, बताओ क्या होता है, A0 बाई 2K होता है। क्या होता है, 2K होता है। अब यहाँ पे जो K होता है, क्या होता है, K होता है वो एक रेट कांस्टेंट है, और वो कब आया होगा, जब आपका टी हाफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, A0 के। मतलब A0 क्या है यहाँ पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या है भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की। तो मैं क्या समझता हूँ इस चीज़ से, मैं इस चीज़ से समझता हूँ यहाँ पर कि अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो ग्राफ क्या मिलेगा आपको, ये वाला। ठीक है। और अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो कैसे, यहाँ पर y इज इक्वल टू mx टाइप बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2K, और यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, A0। एक ही चीज़ है, ये क्या है आपका y और ये क्या है m क्या है स्लोप, और ये क्या है आपका x। y इज इक्वल टू mx टाइप आपका ग्राफ बनेगा, और इस स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 1/2K। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं हाफ लाइफ के लिए, तो सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई थिंक ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहीं पे हम कंप्लीट कर दिया। तो देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर की रिएक्शन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और जो भी हमने पैरामीटर्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़े थे, सेम वही पैरामीटर हम इसी के साथ भी डील करेंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर
रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जिस तरीके से हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा था, सेम यही तरीके से हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे पढ़ेंगे? देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, देखो हमारे पास एज्यूम करते हैं हम कुछ ए गोज टू कुछ आपका क्या बना होगा? प्रोडक्ट बना होगा। क्या बना होगा? कुछ प्रोडक्ट बना होगा। वही सेम कंडीशन, किसी टाइम 0 पर आपका ए रहा होगा, ए में से कुछ एक्स चला गया होगा, सॉरी 0, किसी टाइम टी पर आपका ए में से कुछ एक्स चला गया होगा, तो यहाँ पर एक्स बन गया होगा। बिल्कुल सिंपल, इतनी चीज़ जानते हैं आप। ये क्या है? आपका ए नोट है। क्या बोलते हैं इसे? ए नोट। और ए नोट क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 0। ये क्या आपका किसी टाइम टी पर जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है ए टी। बिल्कुल समझ में आई बात। अगर मैं डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन के थ्रू जाऊं तो मैं रेट कैसे लिख पाऊंगा? ए के लिए रेट में लिख पाऊंगा किसी टाइम टी पर। मैं कैसे लिखूंगा? माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइड बाय डी टी, ऐसे तो लिखूंगा। क्या मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ? मान लिया। दूसरा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं कैसे लिख पाऊंगा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी की पावर 1, बिकॉज ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसलिए मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर? फर्स्ट लिख दिया। ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और सेकंड इक्वेशन से हमें कंपेयर करने पर क्या मिला? माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी की पावर कितना? 1। बिल्कुल। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर? माइनस के डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइड बाय डी टी, क्या करता हूँ? इस माइनस साइन को मैं इधर की साइड कर लेता हूँ, तो माइनस के और यहाँ पर ए टी, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? इनको इंटीग्रेट कर देता हूँ। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब देखो यहाँ पर जो ये चीज़ है, ए टी को मैं क्या मानता हूँ? एक्स मानता हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है, वैसे इंटीग्रेशन में मैं एज सुन एज पॉसिबल जो बेसिक मैथमेटिक्स है आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और आपका लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम और आपके ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं शायद 1 या 2 दिन में कवर कर दूंगा। बट इतना हाल फिलहाल आप जान के चलना कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 के x इंटू के dx आपका क्या होता है? ln x प्लस के सम कांस्टेंट। ठीक है, ln क्या होता है? ये नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, अगर लॉग नहीं जानते हैं तो ये से भी जान लोगे अभी थोड़ी देर बाद कि लॉग क्या होता है। वैसे लॉग की भी हम सेपरेट वीडियो यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन अब लेक्चर के अंदर ये इंक्लूड हो रहा है तो भाई थोड़ी बहुत तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स फ्रॉम फिजिक्स से भी आनी चाहिए। इतना तो आप शायद जानते होंगे, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल जानते होंगे। मुझे इस चीज़ को रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ पर 1 के x इंटू, अब देखो ये आपका x है, dt के रेस्पेक्ट में इसे करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? ln ऑफ ए टी। क्या बन जाएगा? ln ऑफ ए टी इज इक्वल टू, माइनस के बाहर ले लिया मैंने, ए टी का क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? dt। क्या बन जाएगा? ए टी का क्या बन जाएगा यहाँ पर? सॉरी, रुको, क्या बन जाएगा? t बन जाएगा खाली। ठीक है, और सम क्या आ जाएगा? कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ए टी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? t बन जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर? हम जानते हैं किसी टाइम 0 पर जो आपका ए नोट रहा होगा, जो ए टी रहा होगा, वो किसके इक्वल होगा? ए नोट के इक्वल होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तब आपका ए टी किसके इक्वल होगा? भाई वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, तो ए टी टाइम टी पर भी आपका कितना बना होगा? ए नोट ही रहा होगा। बिल्कुल। आगे थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। अगर मेरे को ये पता है, क्या पता है भाई? मेरे को ये पता है ए टी इज इक्वल टू ए नोट है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मैं इसको डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पर ln ऑफ ए टी क्या है आपका? ए नोट मान लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम यहाँ पर? माइनस के टाइम कितनी बात कर रहे हैं? 0 पर, और यहाँ पर प्लस के सी। तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? ln ऑफ ए नोट। कितनी आई है भाई? ln ऑफ ए नोट। यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई है। अब जो ये हमने ये निकाला था, ठीक है,
इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट निकाला था, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर c की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर c के अंदर इसकी वैल्यू प्लेस करूँगा तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन डेराइव होगी, ln ऑफ at इज इक्वल टू माइनस के k इंटू टी प्लस के ln ऑफ a0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे डेराइव होके आ गई है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि KT इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ln ऑफ a0 माइनस के ln ऑफ at। ठीक है, जो ये हमारे पास निकल के आया है, ये हमारे पास जो ये इक्वेशन निकल के आई है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। दूसरी चीज़ और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मेरे को k यहाँ पर लेना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1/t, सॉरी, अगर मेरे को यहाँ पर ln ऑफ at लेना है, या फिर और ज़्यादा इलोबरेट कर सकते हैं। फाइनली एट दैट टाइम आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा मैं इलोबरेट करके आपको थोड़ा सा। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा ये, यहाँ से मेरे पास बनेगा k इज इक्वल टू 1/t, जैसे आपके बुक के अंदर दे रखा 1/t इज इक्वल टू ln ऑफ a0 डिवाइड बाय at। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ln ऑफ ab, ln a के b क्या होता है आपका, ln a माइनस के ln b होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख दिया। अब देखो, जो आपका ln होता है ये नेचुरल लॉग होता है। क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। अगर मेरे को ln यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो मैं जानता हूँ कि ln x, जो ln x होता है वो आपका log 10 बेस पर होता है। कितना होता है, log 10 बेस पर होता है, और ये इसका मल्टीपल कितना होता है, 2.303। ये इसका रिलेशन होता है। अगर मेरे को ये पता है ln x क्या है यहाँ पर, ये वाला है, तो इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस चीज़ से हम ये निकाल सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के t log 10 बेस a0 बाय at। जो हमारे पास ये कंप्लीट निकल के आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बोलते हैं भाई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकल के आया है सामने। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो काइनेटिक्स है वो क्या कहती है, यही कहती है, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा सर ये लॉग और नेचुरल लॉग ln क्या होता है। भाई जो ln होता है ये नेचुरल लॉग होता है, ठीक है, और ये लॉग होता है, ये क्या होता है आपका, ये लॉग क्या होता है, ये आपका 10 के बेस पर कॉमन लॉग बोलते हैं इसे। वैसे मैं कल एज सून एज पॉसिबल लॉगरिथम की वीडियो भी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इस चैप्टर में लॉग के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास लॉग नहीं आते हैं तो मैं लॉग की वीडियो कल ही एज सून एज पॉसिबल बना दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ इस टाइप से निकलता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। दूसरी चीज़ आती है अब यहाँ पे इनका ग्राफ। क्या आता है भाई, दूसरी चीज़ इनका ग्राफ यहाँ पर आता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर
समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ग्राफ कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये तो आप सभी जान लोगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कुछ ग्राफ के, कि ग्राफ किसके लिए बनेगा। बताओ हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो क्या है। इंटीग्रेटेड रेट लो आपका फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या है बताओ भाई, हमारा है ln ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस के K इंटू टी प्लस के ln ऑफ A0। ठीक है, अब यहाँ पे कल वाली बात जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए AT हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर ये वेरिएबल होगा तो ये आपका एक फंक्शन बनेगा, मतलब ये आपका चेंज होगा। K यहाँ पर ऑलवेज कांस्टेंट है, टाइम भी आपका क्या है, एक वेरिएबल है, ये भी चेंज होता है। ठीक है, टाइम तो चेंज होगा, और ये भी क्या है आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस के एम एक्स प्लस के सी। मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगी वो कौन सी स्लोप होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। कैसी स्लोप होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमारा ग्राफ किसके लिए बनेगा, ln ऑफ AT और यहाँ पर टाइम के बीच में, किसके बीच में, टाइम के बीच में बनेगा विद नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो वो ओरिजिन से ऐसे पास होती है, अगर नेगेटिव है तो वो फ्रॉम अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आती है। और इस स्लोप की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, इस स्लोप की वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस के, कितना होगा, माइनस के। वहीं पर यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट है वो कितना होगा आपका, ln ऑफ A0। ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ यहाँ पर ये आपका ग्राफ बनेगा इंटीग्रेटेड रेट लो के लिए। बिल्कुल चीज़ समझ में आई। दूसरी ओर क्या है, देखो अगर मेरे को यहाँ पर ln को log में कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, ln को log में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ln ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस के K इंटू टी प्लस के ln ऑफ A0 सॉरी। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यही रिलेशन था ना, 2.303 log 10 बेस और कितना x कौन है यहाँ पर, AT। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस के K इंटू टी प्लस के ln log 10 2.303 इंटू log 10 बेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। ठीक है, इस चीज़ से भी हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ये इसके डाउनवर्ड में चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका log 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस के K इंटू टी डिवाइड बाय 2.303 डाउनवर्ड में चले जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस के log 10 बेस A0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे जो इसकी स्लोप की ग्राफ तो यही बनेगा, ग्राफ आपका कौन सा बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस के m इंटू एक्स कौन है यहाँ पर t है, और m क्या बन जाएगा, माइनस के k डिवाइड बाई 2.303 प्लस के क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, c, ये इंटरसेप्ट बन जाएगा। तो हमारे लिए अगेन ये ग्राफ किसके बीच में बनेगा, इसी टाइप से बन जाएगा, बस डिफरेंस किसका होगा, इस बार स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, हाँ आप समझ गए होंगे, ये नेगेटिव स्लोप है, और इस स्लोप की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ, इस स्लोप की वैल्यू बनेगी अपनी माइनस के K डिवाइड बाय 2.303। वहीं पर ये किसके बीच में है, log 10 बेस AT और किसके बीच में, ये टाइम के बीच में, विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट वैल्यू कितनी है आपकी, log 10 बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। ये हमारा ग्राफ किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। बस डिफरेंस क्या ध्यान रखना आपको, यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू ये वाली होगी, और अगर आप ln में डील करते हो तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कर लिया कॉपी। तो देखो अब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ से क्या सीखा, हमारे लिए जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है वो क्या होता है बताओ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है बताओ,
इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है हमारे लिए K इज इक्वल टू 1/KT ln ऑफ A0 अपॉन के AT। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। जैसे हमने कल टी हाफ निकाला था, सेम इसी टाइप से आज हम यहाँ पर टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। वैसे तो मैंने कई तरीके से निकालना बता दिया आपको, कई फॉर्म है इसकी। ठीक है, इसे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग की फॉर्म में भी। अगर इसे आप लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? 2.303 अपॉन के टी log 10 बेस में चला जाएगा और यहाँ पर A0/AT बन जाएगा। ठीक है, ये log की फॉर्म में और वो किसकी फॉर्म में? ln की फॉर्म में। दोनों ही क्या है आपके पास? इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम डील करने वाले हैं किससे? हाफ लाइफ से। किससे? हाफ लाइफ से। तो बेसिकली हाफ लाइफ क्या होती है ये तो मैंने आपके लिए बता ही दिया था कल। ठीक है, ऐसा टाइम जो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने में, मतलब हाफ कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होता है? T 50% या फिर क्या बोलते हैं इसे? T1/2। क्या बोलते हैं? T1/2 बोलते हैं ना। अब अकॉर्डिंग टू आवर इंटीग्रेटेड रेट लॉ वी नो दैट K इज इक्वल टू 1/KT ln ऑफ A0/AT। यही होता है ना भाई? बिल्कुल होता है ना। मेरे को क्या निकालना? टी हाफ निकालना। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर टी हाफ लिखूँगा। टी हाफ लिख दिया, 1/K को नीचे ले जाओ, K को नीचे ले गया, ln यहाँ पर लिख दिया मैंने, A0 की जगह मैंने यहाँ पर A0 रख दिया। बताओ AT क्या होगा? AT क्या रहा होगा? खुद सोच के बचाओ। AT क्या होगा जब तुम्हारी हाफ कंप्लीट हो चुकी होगी? तो क्या रहा होगा बताओ? यही तो रहा होगा A0/2, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो चुका होगा। हाफ कहाँ पे चला गया होगा? आपका प्रोडक्ट बन गया होगा और बचा कितना होगा? टाइम टी पर आपका A0/T बचा होगा। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर? A0/2 बोल दूंगा। A0 से A0 खत्म हो गया यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे A0 से A0 खत्म हो गया तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज 1/K ln ऑफ 2। ठीक है, कितना बन जाएगा? ln ऑफ 2। अब जो हमारी ln की वैल्यू होती है इसको ध्यान रख लेना, वैसे मैं कल बता दूंगा आपके लिए। ये होती है 0.693/K। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो क्या होती है? क्या होती है भाई? 0.693/K। ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ चुका है। किसके लिए आ चुका है भाई? यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफरेंशिएट करती है वो है आपका यहाँ पर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट। वो कैसे है? देखो, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ एक चीज़ बताना मेरे को। ये हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या यहाँ पर तुम्हें A0 का कोई टर्म दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा ना भाई। ये तो ये आपकी एक वैल्यू है ln की, ये आपका रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका अगर मैं K को यहाँ पे हटाऊँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इस वैल्यू के है। किसके है? इस वैल्यू के है। तो यहाँ पर टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक वैल्यू के है और वो वैल्यू किसकी है? ln2 की। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ हाफ लाइफ नोट लिख के लिखना है इसे, हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल अमाउंट ऑफ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसके कैसे होती है? इंडिपेंडेंट होती है। अगर मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट भी करना चाहूँ, किसके बीच में? कॉन्सेंट्रेशन, किसकी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में और रेट के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा? रेट नहीं, सॉरी, टी हाफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा यहाँ पर? वो आपका कैसा होगा? हाँ, मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी इंक्रीज कर लो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल।
तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का या फिर ए नोट का, क्योंकि हमारा टी हाफ क्या होता है, टी हाफ हमारा 0.693 अपॉन के क्या होता है, जहाँ पर डायरेक्टली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। बिल्कुल समझ में आई बात। अब दूसरा टर्म कौन सा सीखा था हमने सीखा था फुल लाइफ। कौन सा सीखा था? फुल लाइफ। फुल लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फुल लाइफ जिसको हम क्या बोलते हैं, टी 100% या फिर टी कंप्लीशन। ये फुल लाइफ कैसे होगा? सिंपल वही चीज़ है, अगर मेरे पास ए गोज टू कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, किसी टाइम 0 पर आपका इनिशियल अमाउंट कितना होगा, ए नोट रहा होगा, और ये कितना रहा होगा, 0। किसी टाइम टी पर आपका ये ए टी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा ना। अगर मेरे को ये बताना है कि ए टी की वैल्यू कितनी रही होगी, ए टी की वैल्यू कितनी रही होगी, अगर यहाँ पर टाइम आपका इनफाइनाइट आ जाए, क्या आ जाए, इनफाइनाइट। टाइम इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वहाँ पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यही तो मीनिंग होता है। मतलब ए टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 0 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? 0 आ चुकी है। अगर मैं अपने रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चलूँ तो देखो कैसे अगर मैं इस वैल्यू के ए टी की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करने जाऊँ तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लो K इज इक्वल टू 1/KT ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट नॉट बाई ए टी। अब देखो यहाँ पे ए टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0। कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पर ये हो गया तो K इज इक्वल टू, अगर मैं T 100% निकालूँ यहाँ पर, T 100% क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/K ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोट डिवाइड बाय 0। अब बड़े ध्यान से देखना, ए नोट बाय 0 इसका मतलब क्या होता है, ये आपका इनफाइनाइट वैल्यू देता है। क्या देता है? इनफाइनाइट वैल्यू। सेम यही चीज़ अगर मैं बोलूँ आपसे 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ये तो आप शायद जानते होंगे, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कई बार स्टूडेंट को ये चीज़ें लैग कर जाती हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइट का मतलब ये है कि थ्योरेटिकली आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये नहीं बता सकते कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि प्रैक्टिकली आप कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, ये एग्जामिनर खुद बताएगा आपको। अगर नहीं बता रहा है तो जाहिर सी बात है, आप अपने पेन या फिर कॉपी उठा के ये नहीं बता सकते कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी कंप्लीशन कितना होगा, मतलब ये आपकी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है बात है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बड़े ध्यान से भी देखना, क्योंकि थ्योरेटिकली we cannot calculate the full life for a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं ये नहीं बता सकता कि यहाँ पर उसका टी हाफ कितना होगा, बिकॉज आई नो दैट कि यहाँ पर जो आपका टी 100% होता है वो क्या होता है बताओ, वो होता है आपका इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब कुछ नहीं, मुझे क्या पता कितने टाइम में कंप्लीट होगी। इनफाइनाइट वो कंप्लीट तो होगी, लेकिन आप नहीं बता सकते कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं वो 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप कॉपी पेन की हेल्प से ये नहीं बता सकते कि कितने टाइम में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ समझ ली है यहाँ पर कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, 0.693/K, जबकि आपका फुल लाइफ क्या होता है, फुल लाइफ क्या होता है बताओ, इनफाइनाइट, A0/0, जिसको क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट बोलते हैं। बोलो इतनी चीज़ समझ में आई आपको? आई थिंक पूरी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल समझ में आ गई होंगी आपको। रही दूसरी बात यूनिट की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट कैसे निकालते हैं ये तो मैंने कल भी बता दिया था आपको। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। ठीक है, के की यूनिट कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं हमारा रेट लो क्या कहता है,
हमारा रेट लो कहता है R इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होती है N, और N क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ऑर्डर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है ना, बिल्कुल। यहाँ पर हमारा मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, क्या हमको निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर के अंदर, उसकी पावर कितनी हो गई, N हो गई। यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस के N इंटू सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के। अब देखो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है, N क्या है यहाँ पर, ऑर्डर। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस के 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर ये पूरा खत्म हो चुका है, 0, 1 माइनस के 1 0, तो ये पूरी वैल्यू खत्म। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है, टाइम का इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी। बिल्कुल समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना पहले। क्वेश्चन है आपका, एक बड़ा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये एम्स का क्वेश्चन है, ये 2018 का। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपके लिए कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completion in 10 मिनट। ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 75% कंप्लीट हो जाती है, मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है 10 मिनट के अंदर। यू हैव टू कैलकुलेट टी हाफ। आपको यहाँ पर टी हाफ इसके लिए कैलकुलेट करना है। सेकंड, आपसे आगे भी बोल रहा है ये क्वेश्चन के अंदर, आगे आपसे पूछ रहा है टाइम टेकन फॉर 87.5%, टाइम टेकन फॉर 87.5% कंप्लीशन। मतलब उस टाइम भी बताना आपको जब ये 87.5% कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे ट्राई कीजिए आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर टी हाफ आ रहा है, इसका कुछ टी हाफ इसका आ रहा है 5 मिनट। कितना आ रहा है, 5 मिनट। मतलब ये टी हाफ है इसका 5 मिनट। जिन बच्चों का 5 मिनट आया है उनको ये कम्प्लीटली समझ में आ चुका है, जिनको नहीं आया उनको थोड़ी और प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है अभी। तो अब हम थोड़ा सा इसे समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम अपने लेक्चर के ड्यूरिंग बताएंगे आपको, लेकिन हाल फिलहाल आपको ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि इट इज़ फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के, पाम पकड़ के, एंड सो मेनी मोर आइडियाज़ विच आर कमिंग इन माइंड, दैट प्लीज़ आप पढ़िए ज़रूर। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही, अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस चैप्टर के बियॉन्ड होनी ज़रूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी आप इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा ना तो रटने लायक हो पाओगे और ना आप इसे याद कर पाओगे। ठीक है, ना तो सॉल्व कर सकोगे क्वेश्चन को और ना ही यहाँ पर रट सकोगे, क्योंकि रटना बहुत बुरी चीज़ होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हो गया कंप्लीट ये, चलो ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीशन इन 10 मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जा रहा हूँ यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है
कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वो कुछ किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात, आप टाइम 0 पर आपका ये एनोड रहा होगा ना, बिल्कुल। ये कितना रहा होगा, 0। किसी टाइम 10 मिनट पर, क्योंकि उसने टाइम दे रखा है, इस 10 मिनट पर क्या होता है, ये 75%, ये जो आपका 75% है ये कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, 75% कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो मैं क्या बोलूँगा कि ये एनोड से कितना बन चुका है, ये 75% कंप्लीट हो चुका है। अगर ये 75% कंप्लीट हो चुका है तो ये 75 डिवाइड बाई 100 कर देंगे इसे, ये कितना बन जाएगा, 3/4 एनोड, मतलब 3/4 एनोड यहाँ पर जा चुका है, मतलब वो बन चुका है। बताओ बचा कितना होगा, भाई एनोड माइनस के 3 एनोड बाई 4, यही तो बचा होगा। और ये अमाउंट कितना आएगा आपका, बताओ, ये आएगा आपका 1/4 एनोड। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकता हूँ, इसे एनोड बाई 4 बोल सकता हूँ, ठीक है। कई लोगों को छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो इसीलिए हर चीज़ खोल के एक्सप्लेन करनी पड़ती है, और इसीलिए मेरे लेक्चर में इतना टाइम लगता है कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैंने थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक की तो शायद मेरे को उल्टा भारी पड़ जाएगा, इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ रटने वाली होती है, और केमिस्ट्री में रटने वाली चीज़ें नहीं होती। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट ले बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, वो आप लास्ट में देखेंगे, इन द लास्ट ऑफ द दिसंबर जनवरी में जब वो स्टार्ट होगा आपका। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है हमारी सिचुएशन। अब देखो, हमें T½ निकालना है। पहली कंडीशन में उसने बोला है कि मुझे T½ निकालना, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब T½ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/K ही होता है ना। अब मेरे को कहीं K की वैल्यू निकल सकती है, हाँ बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन उसे निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें दम चाहिए। तो हम एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना कि हमारा K कैसे निकलेगा यहाँ पे। अब एक चीज़ खुद सोचना कि K कैसे निकलेगा यहाँ पे। K का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, K कैसे निकालेंगे, इधर की साइड निकालने के। K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/T ln ऑफ एनोड बाई क्या बन जाएगा, At बन जाएगा। क्या बन जाएगा, At बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। अब देखो K की वैल्यू मेरे को निकालनी है, K इज इक्वल टू 1/K। क्या निकाल रहा हूँ मैं, टाइम कितना आपका 10 मिनट है, क्योंकि 10 मिनट पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 मिनट ln एनोड, और यहाँ पर At कितना आपका बताओ, एनोड बाई 4 है या फिर नहीं है भाई, बिल्कुल है ना। At से एनोड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर K इज इक्वल टू 1/10 ln ऑफ 4। क्या आ गया, ln ऑफ 4 आ गया यहाँ पे। क्या आ गया, ln ऑफ 4। अगर मेरे को ln ऑफ 4 कन्वर्ट करना लॉग के अंदर, तो क्या करूँगा मैं, K इज इक्वल टू 1/10 इंटू 2.303 log 10 बेस कितना आपका 4। क्या 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 2 लिखूंगा तो यहाँ पर log को कैलकुलेट करने में पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2.303 डिवाइड बाई 10, पावर आगे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, इंटू के 2 बन जाएगा, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा कुछ 0.138, ठीक है। अब यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो टाइम का इन्वर्स होता है, और टाइम किस में दिया गया, मिनट के अंदर दिया गया है, मिनट इन्वर्स बोल देंगे। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट बन गई। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इन छोटी छोटी मिस्टेक को यहाँ पर इंक्लूड करोगे और लिखोगे बार बार, तो हर चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से और आसान तरीके से याद हो जाएगी, और आपको कोई भी रटने की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ चुका है ना। वैसे ही आप कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर इसके लिए T½ क्या बनेगा, 0.693 अपॉन के क्या बन जाएगा, 0.138, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो T½ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 138 इंटू के 5, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, 19 5 और 6
690 और ये कितना है 693, तो अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम जाएगा ये 5 टाइम, 5.0 कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं 5 मिनट। मतलब इसका जो टी हाफ है वो कितना आ चुका है यहाँ पर 5 मिनट आ चुका है। कितना आ चुका है 5 मिनट। ये तो हुआ आपका पहला सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन है जो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है ये वाला। बोलो समझ में आ रही है। मैं आपसे स्टार्टिंग से जब मैंने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था और सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, इन सभी चीज लेक्चर्स के ड्यूरिंग मैंने यही आपको पहली प्रायोरिटी यही बताई थी कि क्वेश्चन का मतलब समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो चीज़ें ढूंढो कि वो आपको कहाँ से मिल रही है। क्वेश्चन के अंदर से जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, वो कौन क्वेश्चन से आप प्रेडिक्ट करो जो आपको निकालनी रिक्वायरमेंट है उनके लिए सोचो कि वो कहाँ से निकल सकती है। जैसे यहाँ पर 0.693 अपॉन के उसने बोल दिया टी हाफ निकालना मेरे को फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो मेरे को फॉर्मूला पता होता है 0.693 अपॉन के क्या होता है, लेकिन के कहाँ से निकलेगा ये तुम डिसाइड करो। और के निकालने के लिए ये तो मेथड है मेरे पास, क्या कोई और मेथड है? नहीं है ना। तो इसीलिए हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैंडेटरी है हमारी। अब दूसरा इसने क्या बोला हमसे, दूसरा टाइप बोला है यहाँ पे देखो, दूसरा बोला इसने टाइम टेकन फॉर 87.5%। ये है आपका 87.5% कंप्लीशन। मतलब 87.5% कंप्लीशन में कितना आपका टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल समझ में आई बात, बिल्कुल। तो टी कंप्लीशन 87.5 कितना 87.5। अगेन आपका ए है, कुछ बी में कन्वर्ट हो रहा है या फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। अगेन मैं फिर बोलूँगा आपके लिए टाइम 0 पर ये एनोट रहा होगा। टाइम आपका जो हमें निकालना है, अब वो 10 मिनट की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है, वो खुद पूछ रहा है हमसे कि कितने मिनट की बात कर रहे हैं हम। वो हमसे खुद पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा वो, ठीक है। वो 87.5% कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगेगा। अगर वो 87.5% अगर वो कंप्लीट हो चुकी है, 87.5% कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या है 87.5 डिवाइड बाय कितना 100, ठीक है। इसका मतलब यही तो है परसेंटेज। इस पॉइंट को हटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.875 एनोट। ये क्या हो चुका है, ये आपका बन चुका है, मतलब डिसोसिएट हो चुका है, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर टाइम, जिस टाइम की ये पूछ रहा है, इस टाइम पर ये टाइम आपको कैलकुलेट करना है कि जब तुम्हारा 87.5% कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पर वो कितना बचा होगा। जाहिर सी बात है, कितना बचा होगा बताओ। 1 एनोट में से अगर आपको 0.875 एनोट घटाना है तो कितना बचेगा बताओ, खुद डिसाइड करके बताओ कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। 1 में से अगर आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ, ये तो बचेगा 0.125 एनोट। बचेगा नहीं बचेगा भाई, बिल्कुल बचेगा ना। तो हमारा यहाँ पर 0.125 एनोट क्या आ गया, यहाँ पर 80 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई है 80। बिल्कुल समझ में आई बात। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लो लगाते हैं। हमारा इंटीग्रेटेड रेट लो क्या कहता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के टी log 10 बेस एनोट बाय 80। यही फॉर्मूला होता है ना भाई, कुछ और फॉर्मूला होता है नहीं, यही फॉर्मूला होता है। आई थिंक मैंने तो यही पढ़ा, अगर आपने दूसरा पढ़ा है तो आप गलत हो। तो k इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर बताओ 2.303, क्योंकि मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ पे रखो। k की वैल्यू कहाँ से निकलेगी बताओ, k की वैल्यू कहाँ से निकाली थी मैंने 0.138, ये 0.138 आया है। k की वैल्यू प्लेस कर ली मैंने यहाँ पर k के लिए। log 10 बेस 10 बेस कितना है यहाँ पर एनोट डिवाइड बाय 0.125 एनोट, ये रहा होगा। बिल्कुल पॉइंट को यहाँ से एनोट से एनोट खत्म हो गया, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर कितना लग जाएगा, यहाँ पे 1000 लग जाएगा। कितना लग जाएगा 1000, ठीक है। 1000 जैसे ही लगा यहाँ पर, इस चीज़ को आप कल सॉल्व कर लोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, जो ये वैल्यू है सब कुछ। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कंप्लीट आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि भाई क्या लोग हमको कैलकुलेट करने नहीं आ रहे, तो लोग आप दूसरी जगह से आप सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं पॉसिबल होगा पर कल मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा
की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन प्लस के आपका जो लॉग एंटी लॉग है, इन चीज़ों को मैं एक वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको समझा सकूं और जो आगे के क्वेश्चन होंगे फर्दर उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी ना पड़े। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन दे सकता हूं लेकिन उनका कुछ मीनिंग नहीं है, बिकॉज हमें लॉगरिथम आना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत से टीचर बोलते हैं कि पिछले बुक की साइड होती है लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल फिर आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और आगे प्रोसीड करेंगे हम इसी टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कि और कौन कौन से पॉइंट है जो हमें सीखने हैं, डिसोसिएशन क्या होता है और डिसोसिएशन परसेंटेज डिसोसिएशन और एटी की वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे डील करनी है। तो आप इसे रिवाइज कीजिए और लास्ट के जो लेक्चर हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि कौन कौन से पॉइंट है। बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आपके लिए कलेक्ट होने वाले हैं, तो इनको किसी एक पेपर के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से लिखिए। और मेनली आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट हो रहा है, जनरली आपको क्या डील करना आना चाहिए, ग्राफ को पढ़ना आना जरूरी आना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, कल मिलेंगे आपसे। टिल